मेरी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशान सिन्हा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MPPSC बाय निशान सिन्हा। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंप्यूटर के इतिहास के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था। आज हम लोग कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे, किस तरह से कंप्यूटर जो है वो एक बड़े कमरे के आकार के कंप्यूटर से लेकर अपनी हथेली में समा जा सकने वाले कंप्यूटर, इस पूरे कंप्यूटर का इतिहास जो है क्या रहा, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी और अभी वर्तमान में जो है क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि कंप्यूटर का इतिहास जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, तो 1942 से जो है कंप्यूटर के इतिहास को जो है वो माना जाता है। और कंप्यूटर का इतिहास अर्थात कंप्यूटर जहाँ से शुरू हुआ और वर्तमान तक के कंप्यूटर को जो है कुल मिलाकर 5 चरणों में जो है इसको विभाजित किया जाता है, अर्थात इसके इतिहास को जो है 5 पीढ़ियों के अंतर्गत पढ़ा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर अर्थात वो कंप्यूटर जो पहली पीढ़ी में जो है हुए उनको प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर 1942 से लेकर 1955 तक, 1942 से लेकर और 1955 तक के जो कंप्यूटर का विकास हुआ, कंप्यूटर के विकास के इस चरण को जो है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहा गया। इसी तरह से 1956 से लेकर 1964 के बीच कंप्यूटर का जो विकास हुआ, कंप्यूटर में जो एडवांसमेंट हुआ, उसको जो है हम द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कहते हैं। अर्थात 1956 से लेकर 1964 तक कंप्यूटर्स के एडवांसमेंट के बाद जो कंप्यूटर निर्मित हुए उनको हम द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कहते हैं। इसी तरह से तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स 1965 से लेकर 1975 तक फर्दर एडवांसमेंट हुए, कंप्यूटर में और नई चीज़ें आई और नई तकनीकें हुई, कंप्यूटर और एडवांस हुआ। तो वो जो कंप्यूटर का एडवांस फॉर्म था उसे हम जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के रूप में पढ़ते हैं। इसी तरह से 1976 से 1989 तक चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर और पाँचवीं पीढ़ी का कंप्यूटर जो है 1990 से लेकर वर्तमान तक। कई बार जो है आपके एग्ज़ाम में प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर का काल जो है वो क्या है, या तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या रहा। तो हमें ये पूरे जो ईयर्स हैं इनको ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि इनमें से भी जो है प्रश्न बन सकते हैं। अब हम लोग एक एक करके जो है सारी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की क्या विशेषताएँ रहीं, किस तरह से उनमें डेवलपमेंट हुआ, किस तरह से उनमें एडवांसमेंट हुआ, इन सब की बात जो है हम एक एक करके करेंगे। अर्थात हर पीढ़ी के बारे में जो है हम अलग से अध्ययन करेंगे। देखिए, ये कुछ जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो पांचों पीढ़ी के कंप्यूटर्स का है। यहाँ पर जो है आपको इस डायग्राम में आपको ये दिखाई देगा कि ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर और पहली पीढ़ी का कंप्यूटर जो है वो कितना बड़ा कमरे के आकार का कंप्यूटर जो हुआ करता था। इस कमरे के आकार के कंप्यूटर से लेकर और फिर हम धीरे से फिर दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार जो है ये हुआ। तीसरी पीढ़ी में इस तरह के कंप्यूटर जो है जिन्हें हम डिजिटल कंप्यूटर्स कहते हैं वो इस तरह से आए। फिर ये चौथी पीढ़ी में ये कंप्यूटर आए, जो पर्सनल कंप्यूटर्स थे वो इस तरह से आए। और फिर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स जो है इस तरह से जो है एडवांसमेंट जो है वो कंप्यूटर्स के विकास में जो है कंप्यूटर्स में एडवांसमेंट होते होते कंप्यूटर जो है वो एक बड़े कमरे के आकार से लेकर और हथेली में समा जा सकने वाले कंप्यूटर तक जो है कंप्यूटर का विकास हुआ। अब एक एक करके जो है हम सारे पीढ़ी के कंप्यूटर्स की विशेषताएँ क्या थीं उनकी जो है हम लोग बात कर लेंगे। सबसे पहले जो हम लोग पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स की बात करेंगे। 1942 से लेकर और 1955 तक जो है वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स का जो है इतिहास माना जाता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग इन सज्जन ने जो है वो एक वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। और इसी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग जो है सबसे पहले स्विचिंग डिवाइस के रूप में जो है कंप्यूटर में सबसे पहले इसी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर जो है प्रश्न बन सकता है कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग जो है वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग जो है इसी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। और जेपी एकर्ट और जॉन मूचले, ये दो और वैज्ञानिक जेपी एकर्ट और जॉन मूचले, इन्होंने जो है वैक्यूम ट्यूब पर आधारित सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन्हीं के द्वारा जेपी एकर्ट और जॉन मूचले के द्वारा ही बनाया गया था। अब पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे, इन पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। अर्थात मशीन लैंग्वेज अर्थात वो लैंग्वेज जिसे मशीन सीधे समझ सकती है। मशीन लैंग्वेज जनरली जो है 0 और 1, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, एक मशीन का मतलब क्या, मशीन मतलब कंप्यूटर। जनरली जो है हम
जब कभी भी कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज़ अ मशीन। तो हम कंप्यूटर को कई बार जो है मशीन भी कह देते हैं, है ना। तो कंप्यूटर्स में जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे उन कंप्यूटर्स में मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया, और मशीन लैंग्वेज या मशीनी भाषा क्या थी, तो 0 और 1 पर आधारित, जिन्हें हम बिट्स कहते हैं, इन पर आधारित जो है जो बाइनरी लैंग्वेज है उसको ही कंप्यूटर जो है वो आसानी से समझ सकता है, वो सीधे जो है इस लैंग्वेज को समझ सकता है। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है इन्हीं 0 और 1 पर आधारित जो है जो मशीन लैंग्वेज थी उसका उपयोग जो है इसमें किया गया। बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि 0 और 1 पर आधारित कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना या मशीन को जो है इंस्ट्रक्शंस देना बड़ा मुश्किल काम होता था। लेकिन उस समय जो है, उस समय के वैज्ञानिकों ने इसी बाइनरी लैंग्वेज या हम कहें मशीन लैंग्वेज का उपयोग जो है वो सबसे पहले इसमें किया। साथ ही साथ जो है मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग जो है, मैग्नेटिक ड्रम यहाँ पर जो है ध्यान रखें, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग जो है वो मेमोरी के लिए किया गया था। तो ये पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक ड्रम जो है उसका प्रयोग किस पीढ़ी में जो है मेमोरी के लिए किया गया, तो पहली पीढ़ी में जो है मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग जो है वो मेमोरी के लिए किया गया था। अब इनपुट्स, आज की डेट में जो है हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, कंप्यूटर में कोई भी डाटा इंस्ट्रक्शन फीड करने के लिए हम कीबोर्ड, माउस, इन सब चीज़ों का जो है यूज़ करते हैं। उस समय जो है, उस समय पंच कार्ड का उपयोग जो है वो इनपुट डिवाइस के रूप में जो है किया गया था। अर्थात पहली बार जो है जब कंप्यूटर में इनपुट दिया जाना था, अर्थात कंप्यूटर को जो है डाटा और इन्फॉर्मेशन दिया जाना था, तो डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो पंच कार्ड के माध्यम से जो है वो दिया गया। लेकिन अब इन कंप्यूटर्स की जो है कमी क्या थी, तो इन कंप्यूटर्स की कमी ये थी कि आकार में काफ़ी बड़े होते थे, इनकी स्पीड जो है काफ़ी धीमी होती थी, वातानुकूलन अर्थात एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता जो है इनको होती थी, क्योंकि इनमें जो भी डिवाइसेस लगे हुए होते थे वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी जो है दिए जाने की वजह से वो काफ़ी गर्म हो जाते थे, इसलिए उनको ठंडा रखने के लिए ये एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता होती थी। बड़े कमरे के आकार के कंप्यूटर होते थे, विद्युत की खपत जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। एनाइक, यूनिवैक, एडवैक, मार्क 1, IBM 701, IBM 650, ये सब जो है इसी पीढ़ी के कंप्यूटर्स माने जाते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि एनाइक, यूनिवैक, एडवैक ये जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे, या ये भी पूछा जा सकता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स निम्न में से कौन सा है। तो इस तरह से भी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, आप इसको जो है ज़रूर याद रखें। एनाइक, यूनिवैक, एडवैक, मार्क 1, IBM 701, IBM 650 ये सब जो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे। अब आप यहाँ पर देखेंगे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है किस चीज़ का प्रयोग हुआ, तो वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग हुआ। मैंने बताया कि 1904 में जो है इस वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार जो है हुआ था, और 1904 में इस वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार होने के बाद ही इसी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग जो है स्विचिंग डिवाइस के रूप में जो है पहली बार कंप्यूटर्स में किया गया था। चूँकि बड़े जो है आकार के ये हुआ करते थे, तो कंप्यूटर भी जो है और बहुत सारे जो है वैक्यूम ट्यूब्स लगाने पड़ते थे, तो जो कंप्यूटर का आकार जो था वो भी बड़ा हो जाया करता था। और ये दूसरे डायग्राम में जो है यहाँ पर आपको पंच कार्ड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है स्विचिंग डिवाइस के रूप में जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। इनपुट के लिए जो है अर्थात डेटा और इंफॉर्मेशन देने के लिए जो है ये पंच कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया। मैग्नेटिक ड्रम्स का प्रयोग जो है वो स्टोरेज डिवाइसेस के लिए किया गया था। तो ये बात जो है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स की बात हुई। अब हम लोग बात जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की करेंगे कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है क्या क्या चीज़ें जो है हुई। अब दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स जो है की बात जब हम करते हैं, तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ। विलियम शॉकले एक बहुत महत्वपूर्ण नाम, इसने ही सबसे पहले जो है विलियम शॉकले ने ही क्या किया था, तो विलियम शॉकले ने जो है वो ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार किया था। तो अब जो वैक्यूम ट्यूब हुआ करते थे जिनका प्रयोग स्विचिंग डिवाइस के रूप में पहली पीढ़ी में किया गया था, उसकी जगह इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में स्विचिंग डिवाइस के रूप में जो है ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाने लगा। अर्थात द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स जिनका काल जो है 1956 से 1964 माना जाता है, इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में स्विचिंग डिवाइस के लिए वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाने लगा। 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है वो विलियम शॉकले ने किया था। तो यहाँ पर जो है दो प्रश्न यहाँ पर आपके बनते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है कि ट्रांजिस्टर्स का आविष्कार किसने किया था, तो विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाने लगा था, तो यहाँ पर जो है स्विचिंग डिवाइस के रूप में ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाने लगा था। मैग्नेटिक, अब मेमोरी के लिए क्या था, तो मेमोरी के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेज वगैरह जो है वो अब यूज़ होने लगे थे। अर्थात ऐसे स्टोरेज डिवाइसेज जिनमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस लगे होते थे,
ऐसे डिवाइसेस का प्रयोग जो है अब मेमोरी के लिए किया जाने लगा था। और लैंग्वेज क्या था, तो लैंग्वेज पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स जो थे वो केवल मशीन लैंग्वेज समझते थे और मशीनी भाषा का प्रयोग ही पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया था। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज थे या असेंबली लैंग्वेज थे, इन असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग जो है वो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा था। तो एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बन सकता है कि दूसरी पीढ़ी किस पीढ़ी के कंप्यूटर में असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, या निम्न में से असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया गया था, यह भी प्रश्न बन सकता है। अब क्या हुआ कि अब जो कंप्यूटर हुए वो पहली पीढ़ी की तुलना में तो छोटे हुए, कुछ आकार जो है इनका कम हुआ क्योंकि ट्रांजिस्टर का आकार कम था, वैक्यूम ट्यूब का आकार हमने देखा था ज़्यादा था और बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब्स लगाने पड़ते थे। अब क्या हुआ कि ट्रांजिस्टर्स के प्रयोग की वजह से जो है कंप्यूटर्स के आकार में थोड़ी कमी आई, लेकिन इतनी भी कमी नहीं आ गई कि किसी टेबल पर हम उस कंप्यूटर को रख सकते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स की तुलना में आकार में कमी तो आई, लेकिन विद्युत की खपत अभी भी ज़्यादा थी। अभी भी जो है ये काफ़ी गर्म हो जाया करते थे और चूंकि गर्म हो जाया करते थे इसलिए जो है एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता थी। विद्युत की खपत अभी भी ज़्यादा हो रही थी, अर्थात इनमें अभी भी जो है कुछ कमियां जो है वो इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है अभी भी थी। उन कमियों को फिर जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है दूर किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में अच्छा यहाँ पर जो है इस पीढ़ी में कोबोल और फोर्ट्रान जैसी भाषाएं जो है वो विकसित हुई। कुछ असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग जो है इनमें किया गया। कोबोल और फोर्ट्रान जैसी भाषाएं जो है लैंग्वेज जो है वो विकसित हुई। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के एग्जांपल हनीवेल 400, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3000 सीरीज, यूनिवैक 1108, IBM 1400 सीरीज और मार्क 3। ये कुछ जो है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के जो है एग्जाम्पल हैं। हो सकता है एग्जाम में जो है पूछ दिया जाए, तो इसको ज़रूर आप याद रखें। जो भी मैं बता रहा हूँ इसकी एक एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से जो है प्रश्न बनता है, इसलिए आप किसी भी लाइन को मिस ना करें। इसमें से एक एक लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है आपको ये ट्रांजिस्टर्स जो है दिखाए गए। देखिए यहाँ पर जो है ये जो ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया, जिसका आविष्कार जो है विलियम शॉकले ने किया था, इन्हीं ट्रांजिस्टर्स के वजह से जो है कंप्यूटर के आकार में कमी आई। और यहाँ पर जो है आपको मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस दिखाई दे रहे हैं। आप इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वगैरह लगते थे। ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, एक टेप सी चीज़ दिखाई दे रही है, यहीं पर जो है ऊपर की तरफ जो है जो आयरन ऑक्साइड वगैरह है या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनकी लेप लगी होती थी। और इसी का प्रयोग जो है फिर किसके लिए किया जाता था, तो मेमोरी के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता। तो ये ट्रांजिस्टर्स और ये मेमोरी के लिए मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। अब हम लोग बात करेंगे तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में क्या हुआ, कंप्यूटर में किस तरह का एडवांसमेंट जो है वो हुआ। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स जो थे इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग किया गया। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। 1958 में जो है जैक किल्बी और रॉबर्ट नूई, ये दो वैज्ञानिक थे। इन दो वैज्ञानिकों ने ही जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो बनाए। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या थे? इंटीग्रेटेड सर्किट्स बेसिकली अर्धचालक पदार्थ या सेमीकंडक्टर्स के जो है बने हुए होते थे। अब ये सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, अर्धचालक पदार्थ क्या हैं? देखिए अभी तक जो है जो कंप्यूटर्स थे, अर्थात द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया जाता था, जिनमें चालक पदार्थ होते थे, कंडक्टर्स होते थे। और कंडक्टर्स की विशेषता क्या होती थी? कंडक्टर्स की विशेषता ये होती है कि कंडक्टर्स जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी दिए जाने पर ये कंडक्टर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से चलते हैं और धीरे धीरे करके जो है ये गर्म होने लगते हैं। इनका रेजिस्टेंस जो है बहुत कम होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी इनको दी जाती है ये जो है गर्म होते चले जाते हैं। लेकिन जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स बेसिकली सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, इन सब चीज़ों के जो है बने हुए होते हैं। और सेमीकंडक्टर्स की विशेषता ये होती है कि जब इनको इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो देने पर ये गर्म नहीं होते। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। यहाँ पर जो है जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग जो है तीसरी पीढ़ी में किया जाने लगा। जैक किल्बी और रॉबर्ट नूई ने जो है आईसीज का आविष्कार किया, जो कि सेमीकंडक्टर्स के बने हुए होते थे। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, इन सब चीज़ों के जो है ये बने होते थे। अब क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है इनके उपयोग से कंप्यूटर्स जो है अब हल्के हुए, छोटे हुए, कम खर्चीले हुए, मतलब विद्युत की कम खपत करने वाले हुए। और मेमोरी के लिए अब इनमें मैग्नेटिक टेप जो है वो यूज़ किया जाने लगा। मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क वगैरह जो है वो उपयोग में लाया जाने लगा। ट्रांजिस्टर्स के स्थान पर जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो यूज़ किए गए। 1958 में जैक किल्बी और रॉबर्ट नूई ने जो इसका आविष्कार किया था।
और ये आईसी जो है अर्धचालक पदार्थों जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन वगैरह के बने होते थे। 3, 4, 5 प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं और कई बार जो है पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि निम्न में से किसने आईसी का आविष्कार किया था? तो जैक किल्बी और रॉबर्ट नूई ने आईसी का आविष्कार किया। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से तीसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका प्रयोग जो है वो किया जाने लगा था? तो ट्रांजिस्टर्स के स्थान पर आईसीज का उपयोग किया जाने लगा था। या ये प्रश्न बन सकता है कि आईसी का उपयोग जो है निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किया गया? तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में इनका उपयोग किया गया। आईसीज किन के बने होते थे? तो आईसीज जो है वो अर्धचालक पदार्थों या सेमीकंडक्टर्स जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन इनके बने हुए होते थे। तो ये प्रश्न जो है 3, 4 प्रश्न यहाँ पर ये बनता है। अब इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में मेमोरी के लिए जो है मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क वगैरह का उपयोग किया जाने लगा था और इसी पीढ़ी में जो है रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम कहते हैं, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी का आविष्कार जो है या इस्तेमाल जो है वो इसी में किया गया। इसमें जो है इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेजेज जैसे बेसिक, पास्कल, इन सब चीज़ों का विकास जो है वो इसी पीढ़ी में हुआ था। तो यहाँ पर जो है 3, 4 प्रश्न जो है वो यहाँ से बनते हैं, आप इसको जरूर याद रखें। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की क्या क्या चीज़ें हैं? तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये इंटीग्रेटेड सर्किट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है इन तस्वीरों में भी ये चीज़ जो है आपको एक एक सिंगल भी जो है दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर जो है इस तरह से लगे हुए होते थे। एक बोर्ड पर जो है वो कई सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो लगे हुए होते थे और उन्हीं इंटीग्रेटेड सर्किट्स की सहायता से जो है ये कंप्यूटर्स काम करते थे। तो आप यहाँ पर जो है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर इस तरह के आईसीज होते थे जो कि अर्धचालक पदार्थों, सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह के बने होते थे और इस तरह का जो बोर्ड होता था उस बोर्ड में जो है इस तरह के आईसीज जो है इनको फिट कर दिया जाता था। तो ये बात जो है वो आईसीज की हुई, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की हुई। ये जो है आपको रैम दिखाई दे रहा है। आज की डेट में जो है जो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर्स में पहली बार यूज़ हुआ, वो इस तरह के जो है रैम होते हैं। इस तरह के रैम जो है वो उनका उपयोग जो है वो किस में किया जा रहा है? तो आजकल कंप्यूटर्स में। अब तो और भी जो है एडवांस चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद जो है हम लोग चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की बात करेंगे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है आईसीज का उपयोग किया गया। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे उनमें अधिकांशतः जो है 2-4 इंटीग्रेटेड सर्किट जो है एक चिप बोर्ड में जो है लगा दिया जाता था। लेकिन जब जो है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर आए तो उनमें जो है एलएसआईसी और वीएलएसआईसी का प्रयोग किया जाने लगा। एलएसआईसी और वीएलएसआईसी क्या थे? तो एलएसआईसी का मतलब था लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स और वीएलएसआईसी का मतलब था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब इस पीढ़ी के कंप्यूटर में, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया जाने लगा। अर्थात एक ही चिप, एक ही बोर्ड में जो है कई सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है उनका उपयोग किया जाने लगा। अर्थात इंटीग्रेशन जो है वो बड़ा होने लगा। तो इस तरह से सबसे पहले जो है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स की सबसे पहली विशेषता तो ये हुई कि इनमें एलएसआईसी और वीएलएसआईसी का उपयोग जो है वो किया जाने लगा। एलएसआईसी और वीएलएसआईसी के उपयोग से जो है कंप्यूटर्स का आकार जो है वो और छोटा हुआ। एलएसआईसी और वीएलएसआईसी, तो पहला प्रश्न जो है आपका यहाँ पर यही बनता है कि एलएसआईसी और वीएलएसआईसी का उपयोग जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया? तो चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया। अब जो है इसी समय एम.ई. हॉफ, बहुत महत्वपूर्ण नाम, इसको जो है आप जरूर याद रखें। एम.ई. हॉफ ने माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया, जिसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, जिनमें माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं। उसका आविष्कार जो है वो एम.ई. हॉफ ने किया था और इसी के फलस्वरूप कंप्यूटर्स के गति में, कंप्यूटर्स की क्षमता में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। ये कहा जाए तो कंप्यूटर के विकास में जो है सबसे महत्वपूर्ण कदम जो है या सबसे महत्वपूर्ण एडवांसमेंट जो है वो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार था। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार जो है वो एम.ई. हॉफ ने किया था और उसके बाद ही जो है वो कंप्यूटर्स की स्पीड, उसकी कैपेसिटी, सब कुछ जो है बढ़ी। माइक्रो प्रोसेसर के प्रयोग से ही माइक्रो कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क वगैरह जो है इन सब का इस्तेमाल होने लगा। सेमीकंडक्टर्स का आविष्कार हुआ, जिसके सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है वो बनी, जिसके फलस्वरूप रैम की क्षमता बढ़ी। अर्थात अब कंप्यूटर्स में जो है एडवांसमेंट आने लगा था। तो इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो प्रश्न बनते हैं वो यही बन सकते हैं कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में एलएसआईसी, वीएलएसआईसी का उपयोग किया गया। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार जो है वो किसने किया। किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है वो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क की जगह सेमीकंडक्टर मेमोरी का विकास हुआ। इस तरह की चीज़ें जो है वो, इस तरह के प्रश्न जो है इसमें से बन सकते हैं।
चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है अगर हम देखें तो 1981 में सबसे पहले IBM ने एक माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जिसे पर्सनल कंप्यूटर या पीसी कहा गया। आज हम लोग जो है पीसीज की बात करते हैं, तो वो पीसी जो है सबसे पहले 1981 में IBM ने ही बनाया था, जिसे जो कि जो है एक माइक्रो कंप्यूटर था। अब इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है तमाम जो एडवांस लैंग्वेजेस थी, सी या C++, .NET, इस तरह की जो भाषाएं थी, इनका इस्तेमाल जो है इसमें होने लगा था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में कुछ नाम है, IBM 4341, इसी तरह से जो है DEC 10, स्टार 1000, PUP 11, मैकिन्टोश, PCs, ये सब चीज़ें, ये कुछ जो है एग्जाम्पल्स जो है इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स के हैं। तो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण इरा जो है वो माना जाता है, और इसमें जो है कंप्यूटर का एडवांसमेंट जो है काफ़ी हद तक हुआ। यहाँ पर जो है आपको माइक्रो प्रोसेसर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये चीज़ जो है ना, ये माइक्रो प्रोसेसर है, जिसका आविष्कार जो है वो किसने किया था, तो एमी हॉफ ने किया था। यहाँ पर जो है आपको ये इंटेल कंपनी जो है, इंटेल कंपनी माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी जो है वो आज की डेट में है। यहाँ पर एक बार प्रश्न में पूछा भी गया था कि इनमें से कौन सी कंपनी जो है माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, तो इंटेल जो है वो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। इसको जो है आप याद रखें, इंटेल कोर TM i7, इस तरह के कई सारे सीरीज जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के हैं। और ये जो है पहला माइक्रो कंप्यूटर, ये इस चीज़ को जो है माइक्रो कंप्यूटर कहा गया, इसे ही पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये जो है चौथी पीढ़ी की विशेषताएं जो है वो ये। इसके बाद जो हम लोग पाँचवीं पीढ़ी की बात करेंगे, 1990 से लेकर और अभी तक जो है जो भी कंप्यूटर्स हैं वो सब जो है वो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया गया। ये पीढ़ी जो है कंप्यूटर की ऐसी पीढ़ी है जिस पीढ़ी में जो है कंप्यूटर का विकास इस हद तक हो गया कि अब इस पीढ़ी में ULSIC या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स का उपयोग किया जाने लगा। अब तो कंप्यूटर में वो एडवांसमेंट हो गए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ऐसी चीज़ें जो है विकसित हो गई जिसकी जो है उम्मीद नहीं की जा सकती थी, जिसको इमेजिन नहीं किया जा सकता था, ऐसी चीज़ें विकसित हो गई। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD वगैरह का विकास हुआ, मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पेन ड्राइव वगैरह जो है ये सब विकसित हो गए। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में मेमोरी के लिए मैग्नेटिक बबल मेमोरी इसका उपयोग किया जा रहा है, मतलब मेमोरी जो है वो तो बहुत ज़्यादा इनॉर्मसली जो है वो बढ़ गई। पांचवें पीढ़ी के कंप्यूटर्स को इंसानों की तरह सोचने लायक बनाया जा रहा है, जिसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इन सब तकनीकों का लगातार विकास किया जा रहा है और प्रयोग भी किया जा रहा है। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जॉन मैकार्थी जिसके जो है वो जन्मदाता माने जाते हैं। प्रश्न में पूछा भी जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जन्मदाता किसको माने जाते हैं, तो जॉन मैकार्थी को। आपके तो सिलेबस में भी शामिल कर दिया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स, इसकी बात हम आगे करेंगे। अब कंप्यूटर को जो है इंसानों की तरह जो है कंप्यूटर कार्य कर सके, रोबोटिक्स जो है वो एक ऐसे ही जो है वो कंप्यूटर होगा जो इंसानों की तरह सोच सकेगा, जो इंसानों की तरह कार्य कर सकेगा। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बौद्धिकता एक ऐसी चीज़ है जिसमें मनुष्य क्या सोच सकता है, मनुष्य ने कुछ सोचा और कंप्यूटर जो है जवाब दे दे। दुनिया में जितनी तरह के प्रश्न हो सकते हैं, दुनिया में जितनी तरह की चीज़ें हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों का डेटा जो है वो कंप्यूटर में जो है वो बना दिया गया। हम केवल सोचें और आंसर जो है वो हमें मिल जाए, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। आपने आजकल देखा होगा, आप अपने मोबाइल में किसी भी एक चीज़ को सर्च करते हो और जब दोबारा जो है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या कहीं भी जाते हैं तो आप देखते हैं उससे ही रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आ जाती हैं। ये क्या है, तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कंप्यूटर जो है वो उसका दिमाग जो है इतना विस्तृत कर दिया गया, उसकी मेमोरी इतनी विस्तृत कर दी गई कि अब आप जो कुछ भी सोचेंगे उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो आपको आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या आपके कंप्यूटर में जो है वो दिखने लग जाती है। ये इस तरह की अभूतपूर्व जो है वो एडवांसमेंट कंप्यूटर में जो है हो चुका है। रोबोटिक्स का विकास हो गया। रोबोटिक्स जो है वो एक ऐसी चीज़ होगी या है, हम क्या अभी वर्तमान में जो है प्रयोग में लाया जा रहा है। तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में, इस तरह के देशों में जो है वो रोबोटिक्स बहुत एडवांस स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसे जो है रोबोट बनाए जा रहे हैं अब, जो मनुष्य की तरह काम कर सके, जो मनुष्य की तरह बोल सके, मनुष्य की तरह सोच सके, उनके हाव भाव बिल्कुल जो है मनुष्यों की तरह हों। इस तरह के रोबोट जो है वो बनाए जा रहे हैं। मनुष्य अपने हर काम जो है रोबोट से करवा ले, हर काम अपने कंप्यूटर से करवा ले, इस तरह की तकनीक जो है विकसित की जा रही है। तो
ये एडवांसमेंट जो है, कंप्यूटर का एडवांसमेंट जो है, ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स जो है कहलाते हैं 1990 से। और वर्तमान में जो भी एडवांसमेंट चल रहा है इस सब को जो है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स के अंतर्गत जो है शामिल किया जाता है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स में कुछ डेस्कटॉप पीसीज, मैकबुक्स, लैपटॉप्स, नोटबुक, अल्ट्राबुक्स, क्रोमबुक्स, आईफोन, आई वॉच, तमाम तरह की ये सारी चीज़ें जो है वो क्या है, तो ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं। और लगातार जो है कंप्यूटर्स में लगातार एडवांसमेंट जो है वो चलता चला जा रहा है। आगे चलकर जो है आगे आने वाले दिनों में और भी जो है एडवांसमेंट जो है वो होने की संभावनाएं हैं। और मनुष्य केवल सोच भर ले और उसको जो है जवाब मिल जाए किसी भी प्रश्न का, उसके इस तरह की तकनीक जो है विकसित कर ली गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर्स के बारे में। तो आज हम लोगों ने जो है इस तरह से जो है यहाँ पर ये आपको जो चीज़ दिखाई दे रही है, ये अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है आपको दिखाई दे रहा है। ये भी वही चीज़ जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें एक ही बोर्ड पर जो है वो बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो आईसी जो है वो आपको दिखाई दे रही हैं। इसे हम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है ये आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जा रहा है, किस तरह से जो है कंप्यूटर का दिमाग जो है इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि वो बिल्कुल मनुष्यों की तरह जो है सोच सके। यहाँ जो है आपको रोबोटिक्स के बारे में जो बताया जा रहा है, किस तरह से जो है वो रोबोटिक्स भी जो है वर्तमान में विकसित हो चुका है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो कंप्यूटर में जो है इस तरह का एडवांसमेंट आ गया है जिसकी हम कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। आगे आने वाले दिनों में तो अब ये किया जा रहा है कि आपको जो है इस तरह के फिजिकल बोर्ड या इस तरह के जो है फिजिकल टीवी वगैरह की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो केवल और केवल जो है वो अपने वॉल पे जो है वो आप रिमोट दबाएंगे और आपके वॉल में ही जो है वो एकदम से एक टीवी प्रकट हो जाएगा। इस तरह का ऐसी भी चीज़ें चल रही हैं। आपको शायद आगे आने वाले दिनों में जो है वो मोबाइल रखने की आवश्यकता ही ना हो। आपने अभी जो है कई सारी हॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होगा कि हाथ में ही जो है वो वर्चुअल लैपटॉप आ जाता है और उसी से जो है वो डायलिंग करके आप कॉल कर सकते हैं। ऐसी भी चीज़ें विकसित हो गई कि आपको फिज़िकल चीज़ें जो है फिज़िकल फॉर्म में चीज़ों को रखने की आवश्यकता ही नहीं है। सब कुछ जो है वर्चुअल फॉर्म में जो है नज़र आएगा और आप काम कर सकते हो उसमें। इस तरह के एडवांसमेंट की चीज़ें जो है वो चल रही हैं, है ना। खैर, आज हम लोगों ने जो है क्लास में ये कंप्यूटर के विकास के बारे में पढ़ा। कंप्यूटर का विकास जो है कितने चरणों में, कितने पीढ़ियों में कंप्यूटर का विकास हुआ, उसके बारे में जो हम लोगों ने पढ़ा। अगले क्लास में जो हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में, कि कंप्यूटर जो है उसका क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह से किया जाता है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, वर्तमान में किस तरह के कंप्यूटर उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है 4 आधारों पर जो है कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे हम, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग धीरे धीरे करके जो है कंप्यूटर के और भी जो फंडामेंटल्स हैं उनके बारे में धीरे धीरे करके जो हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो आज की क्लास में जो है हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो है हम कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आगे की जो सिलेबस हमारा है उसमें। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।